नाउरू ये पैसिफिक ओशन के बीचों बीच है और मैप पर एक छोटे से पॉइंट की तरह दिखाई देता है। ये सबसे छोटा इंडिपेंडेंट रिपब्लिक है। पूरे साल लगभग 200 लोग ही इस देश में आते हैं। मैंने इस सफर की शुरुआत 3 घंटे पहले इस्तांबुल के एयरपोर्ट पर पहुंचकर की। सबसे पहले मुझे सैन फ्रांसिस्को तक पहुंचने में 13.5 घंटे लगे। उसके बाद 7 घंटों तक रुकने के बाद मैंने फिजी आइलैंड्स में नाड़ी के लिए 13 घंटे की एक और लंबी फ्लाइट ली और दोबारा से 7 घंटे तक इंतजार किया। लगभग 75% सीट्स खाली होने के कारण नाड़ी से नाउरू की फ्लाइट में 4.5 घंटे लगे और आखिरकार मेरा 48 घंटे का सफर समाप्त हुआ। यह एक ऐसा देश है जहां बहुत कम लोगों का आना जाना है। यहां तक कि नजदीकी देश भी हजारों किलोमीटर दूर हैं। आखिरकार आइलैंड तक पहुंचने के बाद मुझे अगली फ्लाइट का इंतजार करना पड़ा, जो कि लगभग 1 हफ्ते बाद थी। पानी के जरिए भी यहां आना मुमकिन नहीं है। नाउरू के चारों ओर विशाल चट्टानें हैं जो जहाजों को किनारे के पास आने से रोकती हैं। कुछ समय पहले तक इस आइलैंड के लोगों के पास इतने पैसे हुआ करते थे कि उन्हें समझ नहीं आता था कि वे इन पैसों का क्या करें। साल 1975 के समय में फॉस्फेट डिपॉजिट से भरपूर नाउरू दुनिया में सबसे हाईएस्ट जीडीपी पर कैपिटा वाला देश बन गया था। हालांकि आज की तारीख में जमीन के खराब हो जाने पर यहाँ किसी भी फल या सब्जियों को उगाया नहीं जा सकता। आर्टिफिशियल फूड्स और तले हुए खाने का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से नाउरू में ओबेसिटी रेट दुनिया में सबसे ज्यादा है और इसके अलावा यहाँ सिगरेट की खपत भी सबसे ज्यादा है। ये जाहिर है कि सरकार विदेशी मीडिया को देश से दूर रखना चाहती है। 1 महीने की लंबी प्रोसेस से गुजरने के बाद, जिसमें मैंने अनगिनत डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, लेकिन फिर भी मुझे बड़ी मुश्किल से टूरिस्ट वीजा मिला। सामान्य एप्लीकेशन फीस 50 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, लेकिन जर्नलिस्ट्स और मीडिया वालों से 8,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की भारी रकम की मांग की जाती है। देश के अंदर एंटर करते ही पुलिस ने तुरंत मेरा ड्रोन मुझसे ले लिया। आपको ऊपर से यह आइलैंड देखने में थोड़ा अजीब लगा होगा। नाउरू की आसमान से तस्वीर लेने की इजाजत नहीं है। यहाँ वीडियो बनाना आसान नहीं होगा, क्योंकि नाउरू हम सब से एक शर्मनाक सच्चाई को छिपाने की कोशिश कर रहा है, जिसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। मैं इस वक्त यारेन में हूँ, क्योंकि रनवे एरिया और ड्राइववे एरिया एक दूसरे के ठीक बगल में है, इसलिए यहाँ कार्स का एयरप्लेन्स को रास्ता देना बहुत ही आम बात है। पैदल चलने वाले लोगों को लैंडिंग और टेक ऑफ के दौरान होने वाले जेट ब्लास्ट के प्रति चेतावनी दी गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह देश इतना छोटा है कि स्ट्रिप के आकार वाला ये एयरपोर्ट आइलैंड के पूरे साउथ वेस्ट कोस्ट तक फैला हुआ है। आप जो यहाँ देख रहे हैं वो है एयरपोर्ट। अगर मैं अंदर जाना चाहता हूँ तो मैं बस इस फेंस को पार करके अंदर जा सकता हूँ। आइलैंड का पूरा एरिया सिर्फ 21 स्क्वायर किलोमीटर या 8 स्क्वायर माइल्स है। पूरे देश को कार से ड्राइव करने में ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट का समय लगता है और सफर जहाँ से शुरू होता है वहीं से खत्म भी होता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही रिंग रोड। यहाँ पुलिस हर वक्त पहरा देती रहती है। अपनी और किसी का भी ध्यान नहीं खींचने के लिए मैं देश की इकलौती टूरिज्म एजेंसी तक पहुँचा और अब मैं एक गाइड के साथ आइलैंड को एक्सप्लोर करना शुरू करूंगा। एजेंसी के मुताबिक इस आइलैंड पर महीने में 1 या 2 टूरिस्ट ही आते हैं, यानी कि इंटरनेट पर बताए गए नंबर्स असलियत से काफी अलग हैं। आप आइलैंड पर अपने खाली समय में क्या करते हैं? वॉलीबॉल। सो आप आइलैंड पर अपने खाली समय में क्या करते हैं? Anything we want to do. जैसे कि Fishing, sleeping, eating. वे सबसे ज्यादा क्या खाते हैं? Chinese food. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Woohoo! Get out of here, boy. लेकिन फिर भी यहाँ ज्यादा लोग नहीं आते। नाउरू सदियों से माइग्रेटरी बर्ड्स का पसंदीदा स्टॉप रहा है। पहले माना जाता था कि इस आइलैंड में लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लेकिन इसकी मिट्टी में पक्षियों की बीट और समुद्री माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बना गुआनो नाम का एक खजाना था। साल 1899 में जर्मन जियोलॉजिस्ट एल्बर्ट एलिस ने पाया कि इस आइलैंड पर हाई क्वालिटी फॉस्फेट रिजर्व है। एक समय में इसकी कीमत गोल्ड जितना था। फॉस्फेट एक रॉ मटेरियल है जिसका इस्तेमाल एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए किया जाता है और पहले विश्व युद्ध के दौरान ऑस्ट्रेलिया ने तुरंत नाउरू पर कब्जा कर लिया और इसे एक ओवरसीज माइनिंग फील्ड में बदल दिया। साल 1942 में कुछ समय के लिए जापान के कब्जे को छोड़कर निकाले गए फॉस्फेट को सालों तक दुनिया भर में बेहद कम कीमतों पर बेचा गया था। Some old people say that this cell here, Japanese used to pile people in and then close it up, put some gasoline from the rooftop and then burn them in there. Those who don't want to work for them. ये पटरी जो समय के साथ साथ मिटने वाली है, इसे साल 1907 में फॉस्फेट माइंस को धरती के अंदर वाले भाग से वेस्टर्न कोस्ट पर बने हार्बर तक लेकर जाने के लिए बनाया गया था। 1968 में नाउरू को आजादी मिलने तक यहाँ से 35 मिलियन मेट्रिक टन फॉस्फेट को निकाला जा चुका था। इस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन पिछले 100 सालों में दुनिया भर के कई लोगों की टेबल पर आने वाले फल और सब्जियां इस छोटे से आइलैंड की मिट्टी से निकाले गए फॉस्फेट से उगाए गए थे। आजादी मिलने के बाद नाउरू में पैसों की बारिश होने लगी और वहाँ पर रह रहे लोग, जिनकी धरती का इस्तेमाल फॉस्फेट माइनिंग के लिए किया जा रहा था, उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और करोड़पति बनने का इंतजार करने लगे। चाइना और अन्य पैसिफिक आइलैंड से हजारों वर्कर्स को फॉस्फेट माइनिंग की गंदी, गर्म और कठिन परिस्थितियों में काम करने के लिए लाया गया था। साल 1975 तक नाउरू में रह रहे
प्रति व्यक्ति की इनकम लगभग 1,76,000 USD थी, जबकि दुनिया की लीडिंग इकोनॉमी में अमेरिका की आज के इन्फ्लेशन रेट को ध्यान में रखते हुए लगभग 44,000 USD थी। नारू अपने आप को एक वेलफेयर स्टेट राज्य स्थापित करने में कामयाब रहा, जहाँ कोई टैक्स नहीं था। पढ़ाई लिखाई, ट्रांसपोर्टेशन, स्वास्थ्य सेवाएं और यहाँ तक कि रहना भी मुफ्त था। I've seen my grandma come out of the bank with the pillowcase. They put all their money inside and just walk out with the money. Spend it all up. मैंने सुना कि यहाँ के एक पुलिस ऑफिसर के पास एक लैम्बोर्गिनी थी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वो कार के लिए फिट नहीं था, इसलिए उसने उसे फेंक दिया। क्या ये सच है? Yes, that's true. Even big some waste. of the cars are bought for just decorations. जैसे जैसे यहाँ पर रह रहे लोग अचानक अमीर होते गए, पैसा उन पर हावी होता गया और ये छोटा सा आइलैंड लेटेस्ट कार मॉडल से भर गया। सड़क पर चलते चलते हमने पहले जमाने की लग्जरी कार्स का कलेक्शन देखा। कैडिलैक, जीप, लैंड रोवर, ये उन गाड़ियों के कुछ नाम है जिनका इस्तेमाल आइलैंड पर रहने वाले लोग अपने मनोरंजन और रफ्तार के लिए कभी कभी किया करते थे। ये कार के कब्रिस्तान की तरह लग रहा है। उन पर जमी हुई जंग ये दर्शाती है कि अच्छे दिन और कितने दूर हैं। जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से यहाँ पर रह रहे लोग मुझे सड़क पर घूमने वाले पिटबुल के झुंडों से सावधान रहने की चेतावनी दे रहे हैं। एक जमाने में ये बहुत ही मशहूर ब्रीड मानी जाती थी, जिसे आइलैंड के कुछ लोगों ने अडॉप्ट भी किया और फिर सड़कों पर खुला छोड़ दिया। डॉग्स के साथ साथ बाकी के जानवर जो पहले नारू में मौजूद नहीं थे, उन्हें भी समय के साथ साथ यहाँ लाया गया। बिल्लियाँ, मुर्गियाँ और सुअर ऐसे कुछ जानवर हैं जिन्हें हाल ही में आइलैंड पर लाया गया है। माइनस द्वारा पेड़ों को उखाड़े जाने और उपजाऊ मिट्टी की खुदाई करने के बाद सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को काफी नुकसान पहुंचा था। ये धरती न तो एग्रीकल्चर के काम आती है और न ही कंस्ट्रक्शन की। इस वजह से यहाँ के लोगों को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। नारू की धरती 15 मीटर या यूं कहे कि 49 फीट तक गहरे गड्ढों और लाइमस्टोन पिक्स से ढकी हुई है, जो आइलैंड के बीच से लेकर कोस्टल एरियाज तक फैला हुआ है। एसिड की अधिक मात्रा होने की वजह से इस बंजर जमीन पर कुछ भी उगाया नहीं जा सकता। नॉर्वन खुद को जीवित रखने के लिए विदेशों से हाईली कंप्रेस्ड कैंड फूड्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसे ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया से इम्पोर्ट किया जाता है। नारू के लोगों की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 64 साल है। सही डाइट न होने की वजह से नारुओं को सालों से दुनिया के सबसे ओबीस नेशन का खिताब मिलता आ रहा है। 150 साल पहले जब तक वेस्टर्न वर्ल्ड द्वारा इस आइलैंड को खोजा नहीं गया था, तब तक ये आइलैंड आत्मनिर्भर था, लेकिन आज वे सब कुछ आउटसोर्स कर रहे हैं। यहाँ पर रह रहे लगभग 97% पुरुष और 94% महिलाएं अधिक मोटापे से ग्रस्त हैं। नारुओं में मोटापे की समस्या महामारी जैसी है। हर जगह सड़कों पर, रेस्टोरेंट्स में, बाजारों में मैं लोगों को इस मोटापे की परेशानी का सामना करते हुए देख सकता हूँ। ऐसी आबादी में जहाँ 45% लोगों को डायबिटीज है, इसलिए अंग विच्छेदन बहुत ही आम बात है। पूरे देश को जागरूकता को बढ़ावा देने वाले बैनर लगे हुए हैं। देखिए, स्टोर के शेल्फ्स पूरी तरह से खाली हैं। यहाँ हर 6 हफ्तों में प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट किया जाता है। आइलैंड पर ताजे फल और सब्जियां होना बहुत बड़ी बात है। एक फूल गोभी की कीमत 18 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है और वहीं एक तरबूज की कीमत 61 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है। कई लोगों को मीट प्रोडक्ट्स खाना पसंद होता है, जिन्हें वेस्टर्न कंट्रीज अपने ही लोगों को बेचना नहीं चाहती। उन्हें वे नोरुआन्स के लिए टर्की टेल्स के रूप में बेचते हैं। जानवर के इस हिस्से में लगभग 75% प्योर फैट होता है, जो हेल्दी खाने से कोसों दूर है। फॉस्फेट की माइनिंग की वजह से यहाँ रहने की जगह की भी कमी है। डिस्ट्रक्शन की वजह से नारुओं की लगभग 80% जमीन रहने लायक नहीं है, जिससे इसके 14,000 निवासी सिर्फ 4 स्क्वायर किलोमीटर या 1.5 स्क्वायर मील के कोस्टल एरिया में रहते हैं। ये है बुआडू लैगून, मात्र एक ऐसी जगह जिसे कभी छुआ नहीं गया। ये पहले के समय में ले जाने का दरवाजा है। एक समय में नारू इस पौधे से भरपूर हुआ करता था, लेकिन अब ये सब गायब हो गया है। यहाँ अभी भी केले के पेड़, पैंडेनस के पेड़ और अनानास के पौधों को देखा जा सकता है। मूर्तियों की तरह दिखाई देने वाले स्ट्रक्चर्स नारुओं के समुद्र तट पर यह चट्टान के स्ट्रक्चर समुद्र से 5 मीटर या 16 फीट ऊपर तक पहुंचते हैं। समुद्र चट्टानों से भरा हुआ है, जो किनारों से लगभग 200 मीटर तक फैली हुई है, जिससे बड़े बड़े जहाजों का इस तरफ आना मुश्किल हो जाता है। इनमें से कई पानी के नीचे हैं और समुद्र का पानी कम होने पर उन्हें देखा जा सकता है। इससे लोगों के लिए पानी में सैकड़ों मीटर तक जाना और मछली का शिकार करना संभव हो गया है। पेड़ों के नष्ट होने की वजह से साल भर यहाँ का एवरेज टेम्परेचर लगभग 30 डिग्री सेल्सियस या 86 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाता है। आइलैंड पर मौसमी हवाओं की वजह से बारिश और समय एक साथ बहते हैं। हालांकि नारुओं में कोई भी नदी या स्ट्रीम नहीं है, इसलिए यहाँ के लोगों के पास ताजे पानी की कमी है। इन डिसैलिनेशन प्लांट्स में रिवर्स ऑस्मोसिस का इस्तेमाल करके समुद्र के पानी का इस्तेमाल करके देश भर में हर रोज 2 मिलियन लीटर पीने का पानी बनाया जाता है। यहाँ मोक्का वेल नाम का एक अंडरग्राउंड लेक है। बिना किसी लोकल की मदद के इस गुफा में एंटर करने का रास्ता ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसकी एंट्रेंस बहुत छोटी है। युद्ध के दौरान नारुओं के लोगों ने इस जगह का इस्तेमाल छिपने के लिए और साफ पानी पीने के लिए किया था। यह डिब्बों और कांच के टुकड़ों से भरा हुआ है। यह अंडरग्राउंड लेक अब पीने के पानी का सोर्स नहीं है। ईसाई धर्म से पहले यहाँ कौन सा धर्म था? It's the god here. There's the altar on the top side. If they give it food, it will come into life and then it will bring them what they were asking for. कोई है जो अब भी बुर्राक धर्म में विश्वास रखता है? Some. They believe that this water here and they've witnessed that if you come and take a dip,
it will heal your skin or maybe some other diseases. इस देश का कोई ऑफिशियल कैपिटल नहीं है। हालांकि यारेन डिस्ट्रिक्ट में पार्लियामेंट हाउस, एम्बेसी, देश का एकमात्र पुलिस स्टेशन, फायर डिपार्टमेंट और एयरपोर्ट जैसे सभी संस्थान मौजूद हैं। यहाँ सिर्फ 11 स्कूल हैं, जिनमें से 3 हाई स्कूल हैं और एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। आइलैंड पर लगभग सभी को अंग्रेजी आती है। नॉरुआन उनकी पहली भाषा है। मिसाल के लिए नारू नाम का जन्म नारुआन शब्द अना ओएरा से हुआ था, जिसका मतलब होता है मैं बीच पर जाता हूँ। आप हेलो कैसे कहते हैं? अच्छा, आप कैसे हो को क्या कहेंगे? मैं पार्लियामेंट में हूँ, जहाँ से नारू को चलाया जाता है। फॉर्मल सेटिंग के विपरीत यह आइलैंड के आरामदायक वातावरण को दर्शाता है। एंट्रेंस पर कोई सिक्योरिटी नहीं है और मुझे अपने फोन से फोटो और वीडियो लेने की भी परमिशन मिल गई है। उन्हीं सीट्स के साथ नारू का पार्लियामेंट दुनिया के सबसे छोटे पार्लियामेंट में से एक है। अगर यहाँ मौजूद लोगों को उन सीन्स के बारे में पता होता जो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाने वाला हूँ, तो शायद वो मुझे ऐसा नहीं करने देते। साल 1970 में नारू सरकार को यह एहसास हुआ कि उनके फॉस्फेट रिजर्व खत्म हो रहे हैं और कई अन्य सहित फॉरेन प्रॉपर्टीज में निवेश करके ऑयल रिच कंट्रीज, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज की स्ट्रेटेजी को अपनाते और उन्होंने मेलबर्न में नारू हाउस, हवाई में नारू टावर, गुआम में पैसिफिक स्टार होटल, वॉशिंगटन में पैसिफिक हाउस, फिजी में द ग्रैंड पैसिफिक होटल। हालांकि भ्रष्टाचार और गलत मैनेजमेंट ने सरकार को 1990 के दशक में प्रति वर्ष लाखों डॉलर के कर्जे में डाल दिया और फॉस्फेट से होने वाली कमाई जल्द ही खत्म हो गई। अपने आप को बनाए रखने की कोशिश में सरकार ने देश को टैक्स हेवन में बदलना चाहा और इसके चलते यह ड्रग कंट्रोल, रूसी माफिया और अलकायदा जैसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मनी लॉन्ड्रिंग घोटालों में शामिल हो गई। नारू ने 400 से भी अधिक फॉरेन बैंक्स को एक ऐसे सिस्टम के तहत लाइसेंस जारी किया जिसमें ब्रांचिंग की आवश्यकता नहीं थी और ऑप्शनल रिकॉर्ड रखने की अनुमति थी। उस अवधि के दौरान अकेले रूसी माफिया ने नारू में बैंक्स के जरिए 70 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुमान लगाया। इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से देश को गैर कानूनी बैंकिंग एक्टिविटीज पर रोक लगानी पड़ी और 2004 से कैश बेस्ड इकोनॉमी का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया गया। ऑस्ट्रेलियन डॉलर नारू की ऑफिशियल करेंसी है। देश भर में मौजूद कुछ ही एटीएम्स में भी पैसे नहीं है। मैं अपने साथ कुछ कैश लेकर आया था, लेकिन यहाँ क्रेडिट कार्ड भी स्वीकार नहीं किए जाते। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने की कोशिशों के बावजूद आज की तारीख में यहाँ बस एक ऑस्ट्रेलियन बैंक कार्य करती है। साल 2000 आते आते फॉस्फेट रिजर्व समाप्त हो गए और फॉस्फेट एक्सपोर्ट अपने पीक पीरियड के मुकाबले 1% तक गिर गया। देश के सेंट्रल बैंक को बंद कर दिया गया और दूसरे देशों में इसकी प्रॉपर्टीज को एक एक करके बेचा गया। टॉप साइड से आगे बढ़ने पर हम खुदाई करने वाली मशीनों को काम करते हुए देख सकते हैं। देश में अभी भी छोटे पैमाने पर फॉस्फेट की खुदाई की जाती है। अगर उन्हें यहाँ एक और फॉस्फेट माइन मिलती है तो क्या आप उसकी माइनिंग को सपोर्ट करेंगे? Well, just say leave the nature alone, because even though enough digging to the ground, we're gonna sink. 52% आबादी गरीबी रेखा पर या उससे नीचे रहती है और चर्च की सहायता के साथ जीवित रहने की कोशिश करती है। जिन क्षेत्रों में कम कमाई होती है वहाँ तनाव की वजह से तंबाकू का सेवन बहुत ज्यादा किया जाता है। आइलैंड पर 15 साल से अधिक उम्र के लगभग हर 2 में से 1 व्यक्ति सिगरेट पीता है। इस आइलैंड पर कुल 5 बीचेस हैं और वहाँ भी हम टायर और कचरा देख सकते हैं। नारू साल 2001 में फाइनेंशियल सपोर्ट के बदले ऑस्ट्रेलिया से अवांछित शरणार्थियों को स्वीकार करने के लिए राजी हो गया। लगभग 1000 शरणार्थियों, जिनमें ज्यादातर अफगान, इराकी और ईरानी थे, को नारू ले जाया गया और हिरासत में ले लिया गया। टॉप साइड पर जहाँ पेड़ों की कोई छाया नहीं है, वहाँ 3 रिफ्यूजी कैंप्स बनाए गए थे। लोगों को चिलचिलाती धूप में साफ पानी की नियमित पहुँच के बिना सालों तक प्लास्टिक के टेंट्स में रहने के लिए मजबूर किया गया था। इनमें से कईयों ने अपनी जिंदगी को समाप्त करके अमानवीय और बिगड़े हुए हालातों और अनिश्चित भविष्य से बचने की कोशिश की। ऐसे हालातों में सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना बच्चों को करना पड़ा, जो कि ज्यादातर कैंप्स में थे। इन कैंप्स को बनाए रखने के लिए ऑस्ट्रेलिया हर साल 550 मिलियन USD खर्च कर रहा था। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो नारू गवर्नमेंट आइलैंड पर बंदी बनाए गए हर एक रिफ्यूजी के बदले 5 लाख USD कमा रही थी। जैसे ही मैंने इन छिपे हुए इलाकों में जाने की कोशिश की, अचानक बैरिकेड मेरे रास्ते में आ गए। उन्होंने टॉप साइड में 3 अलग अलग जगहों पर बनाए गए कैंप्स की ओर जाने वाली सभी सड़कों को बंद कर दिया था। फिर भी मुझे बाहर से शूट करने का एक रास्ता मिल ही गया। लगभग 20 सालों से ये कैंप्स चिकित्सीय लापरवाही, दुर्घटनाओं और खुद की जान लेने की वजह से अनगिनत व्यक्तियों की जान जाने का स्थान बन गया है। हालिया रिपोर्ट से पता चलता है कि ये जगहें अब पूरी तरह से खाली हो चुकी हैं। हालांकि यहाँ पर रह रहे लोगों को इस बारे में कोई खास जानकारी नहीं है। वर्तमान में नारू कनाडा में स्थित मेटल्स कंपनी के सहयोग से गहरे समुद्र में माइनिंग में शामिल होने का इंतजार कर रहा है। उनका प्लान पॉलीमेटालिक स्टोन्स को निकालने का है, जो हर 10 लाख सालों में बस कुछ ही मिलीमीटर बढ़ते हैं। बैटरियों में पाए जाने वाले कोबाल्ट, निकल, कॉपर और मैंगनीज जैसे मेटल से युक्त ये पत्थर आने वाले भविष्य में एनर्जी का सोर्स बनेंगे। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि समुद्री जीवन को खतरे में डालने वाले ये माइनिंग ऑपरेशंस कार्बन को अब्सॉर्ब करने की समुद्र की क्षमता को कम कर सकते हैं और तेजी से मौसम में बदलाव ला सकते हैं। नारू के इस वीडियो को देखने के बाद मैं अनाउंस करना चाहता हूँ कि ये मेरा इस चैनल पर आखिरी वीडियो है। आगे से सारा कंटेंट सिर्फ मेरे नए चैनल पर पब्लिश होगा। मैंने अभी लारेन कनाडा पर नया वीडियो रिलीज किया है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा ह्यूमन सेटलमेंट है। पृथ्वी पर आकाश के सबसे करीब बसा हुआ स्थान, जहाँ लोग बादलों के ऊपर रहते हैं।
इस अत्यधिक ऊंचाई पर 5100 मीटर वायुमंडल काफी पतला हो जाता है और स्थानीय लोग केवल 50% सामान्य ऑक्सीजन लेवल के साथ जीवन बिता रहे हैं। उनके शरीर कुछ ऐसे विकसित हुए हैं कि वो हमसे 2 गुना अधिक रक्त कोशिकाएं बना सके। इस बंजर भूमि पर इतना कम एयर प्रेशर है कि एक भी पेड़ सरवाइव नहीं कर सकता। ये शहर पेरू के एंडीज में स्थित है और यहाँ की ऊंचाई यूरोप के एल्प्स में स्थित, जो कि सबसे ऊंची चोटी है, से भी 300 मीटर ज्यादा है। और जब आप वहाँ हो तो मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस चैनल पर आपके सपोर्ट के लिए शुक्रिया। नए चैनल पर मिलते हैं हमारे अगले शानदार एक्सप्लोरेशन के लिए।